चलिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने हुआ हूँ नए पेपर सेट के साथ। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और उस टारगेट को हासिल करने के लिए हम रेगुलर आपके लिए पेपर सेट लेकर आ रहे हैं। आज सेट नंबर 38 है। एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में टारगेट एसएससी सीजीएल 204 के नाम 2024 के नाम से एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को आप 2x की स्पीड पे देखें। जस्ट आपके 20 से 25 मिनट्स और इसके अंदर आपका पूरा पेपर फिनिश। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपने पेपर सेट पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। तो पहले डेट जरूर चेक कीजिए, 2707-2023 और शिफ्ट नंबर 2 है। पहला वर्ड क्या दिया हुआ है, आपको सिनोनिम बताना है। अब एक स्टूडेंट इसको पूरा पढ़ेगा और एक स्टूडेंट क्या करेगा, जस्ट गिवन वर्ड के ऊपर आ जाएगा। तो डिवास्टेड का मीनिंग मैं कई बार बता चुका हूँ। डिवास्टेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बिल्कुल बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, स्पॉइल कर देना। ठीक है, तो आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम वर्ड देखिए, इमर्जिंग का मतलब क्या होता है, उभरना, किसी बीमारी से उभर कर आना, इमर्जिंग। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, बताइए बेटा। ऐसा व्यक्ति जो भाग्यशाली हो, काफ़ी लक्की बंदा हो, भाग्यशाली। नेक्स्ट है हमारे पास में डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नष्ट कर देना, डिवास्ट कर देना, डिस्ट्रैक्ट कर देना, रियून कर देना, बर्बाद कर देना। और फ्लोरिशिंग का मतलब क्या होता है, काफ़ी समृद्धशाली हो, है ना, समृद्धिशाली। अभी हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है भैया, हमको चाहिए इसका सिनोनिम। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी इट्स सिनोनिम। Okay, let's see question number 2. Question number 2 is also related to synonym part. Reproduce का मतलब क्या होता है, बताइए बेटा। पुनः। Reproduce का मतलब क्या था, पुनः उत्पन्न करना, पुनः उत्पन्न करना। ठीक है, उत्पन्न करना। अब ऐसा वर्ड देखिए जो पुनः उत्पन्न करने के लिए आएगा। पहला वर्ड है रिसर्च। रिसर्च के अंदर आपको मालूम है हम खोज करते हैं, तो प्लूरल है इसलिए खोजें हो जाएगा। रिएक्शन का मतलब सभी को मालूम है भैया, प्रतिक्रिया होता है। प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, सिद्ध करके दिखा देना, किसी चीज़ को प्रूव करके दिखा देना, सिद्ध करना, सिद्ध करना, प्रूव करके बता देना। और रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ का रिपीटेशन होना। तो अभी हमको क्या चाहिए, रिप्रोड्यूस, कोई चीज़ दोबारा से बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। चलिए, अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाना और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड दिया हुआ है कॉनोटे, कॉनोटे। तो कॉनोटे वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो समझ लीजिए। कॉनोटे का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को अर्थ सूचित करना, किसी चीज़ का क्या बताना, सूचना देना, है ना। कुल मिला के ऐसे कर सकते हैं, इसका अर्थ सूचित करना वैसे तो उसका मीनिंग होता है, लेकिन आप इसका मीनिंग सूचना देना भी कर सकते हो। कमेंट का मतलब सबको मालूम है, हम लोग कमेंट करते हैं, किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं ना, मैसेज करते हैं तो क्या करते हैं, टिप्पणी। ठीक है, टिप्पणी करना। केयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की देखभाल करना, लुक आफ्टर होता है केयर का मतलब। क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना, ठीक है, किसी को कंडेम करना, आलोचना करना। कन्वे का मतलब होता है किसी को मैसेज देना, मतलब अपने समाचार को पहुंचाना, टेल, बताना किसी को। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सिनोनिम पूछा है ना बेटा, समान बताना है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किससे जुड़ा हुआ है भैया, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो वन वर्ड सब एक रुके रुके रुके, वो पूरा जो सेंटेंस अंडरलाइन है उसका आपको मीनिंग निकालना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है। और इसका फाइनल मीनिंग कैसे करके निकालेंगे, देखिए। ही डिड नॉट स्टॉप अंटिल इट वॉज रिमार्क्ड दैट ही वॉज स्पीकिंग एट द लेंथ अबाउट द ट्रिवियल थिंग। वो तब तक नहीं रुकी जब तक उनको रोका नहीं गया, जब तक उनको ये समझ में नहीं आया कि मैं फालतू बोलती जा रही हूँ। और ही वॉज स्पीकिंग एट द लेंथ अबाउट द ट्रिवियल। अब लेंथ अबाउट द ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा ही बोलते जाना, ज़रूरत से ज़्यादा ही क्या बोलते जाना, वो कंटिन्यू करते जाना। तो पहला वर्ड है हमारे पास ट्विटरिंग। ट्विटर का मीन्स क्या होता है बताइए, चहचाना। क्या होता है, चहचाना। राइटिंग का मतलब लिखना होता है। लिटरिंग का मतलब क्या होता है बताइए, कचरा होता है। ठीक है, और एक लास्ट वर्ड है हमारे पास में, रैम्बलिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ों के बारे में बोलते जाना जिसके बारे में कोई संबंध ही नहीं था। टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर,
और आप बता रहे हो लीडरशिप के ऊपर बता रहे हो, तो डिफरेंट हो गया ना, ग्लोबल वार्मिंग और लीडरशिप थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको क्या बताना है, एंटेनिम बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ड दिया हुआ फ्लेक्सिबल। अच्छा, फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है, लचीला हो, ऐसी वैल्यू जो क्या हो, ब्रिटल हो ना, जो पल में समाप्त हो जाए, ब्रिटल। तो कैपेबल का मतलब क्या होता है बताइए। कैपेबल का मतलब होता है बेटा योग्य। कैपेबल का मतलब क्या होता है, योग्य। ठीक है। मैलेबल का मतलब भी लचीला होता है, या ऐसा कर सकते हैं जिसकी निंदा की जा सके, निंदनीय। ठीक है। रिजिड का मतलब होता है कठोर, और ओपन एंडेड का मतलब होता है खुला सिरा। खुला सिरा, एक तरफ का सिरा जो है खुला हुआ हो। तो देखिए, लचीला का उल्टा क्या हो जाएगा, आपको अपोजिट बताना है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एंटोनिम बताना था। चल क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। 6 किस तरह का कंटेंट है, 6 वाले कंटेंट के अंदर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है बेटा। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की जो बाहरी जो छाल होती है उसको क्या बोलते हैं, श्रब। श्रब का मतलब होता है झाड़ी। रेंड, रेंड का मतलब होता है पपड़ी। और बार्क, बार्क का मतलब होता है जो छाल होती है, पेड़ की जो छाल होती है, बार्क। अच्छा, डॉग बार्क भी सुना होगा, तो ये बार्क का मतलब क्या होता है, भौंकना। क्या होता है, डॉग का भौंकना, यल्प। नेक्स्ट है पील। पील का मतलब होता है छीलना। तो आप सभी को मालूम है, पेड़ के जो ऊपर का जो परत होती है, स्किन होती है, उसको क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। ट्रीडिंग ऑन थिन आइस। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। ट्रीड का मतलब क्या होता है, मतलब पैदल चलना होता है। क्या होता है, पैदल चलना। अब ये पूरा नदी है, नदी के ऊपर यहाँ पे बर्फ़ की लेयर छपी हुई है पतली सी, और उस लेयर के ऊपर आप क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो। तो क्या ये मूवमेंट आपके लिए लाभदायक है, जोखिम भरा है, कि इजी मूवमेंट है। भैया ये क्या होता है, जोखिम भरा होता है। कैसा होता है, जोखिम भरा, कोई जोखिम भरा कार्य हो। ठीक है। तो देखिए, जोखिम के लिए वर्ड ढूंढिए। मेक अ थिन आइस, स्कैप्चुलेशन नहीं है, जोखिम वाला कोई शब्द नहीं आ रहा। प्लेइंग विद शार्प आइसेस, बर्फ के नुकीली बर्फों के साथ में खेलना, तेज धारदार वाली बर्फों के साथ में नहीं। डेंजर, रिस्क पोजीशन, एक ही वर्ड आ रहा है, रिस्क। रिस्क का मतलब होता है जोखिम। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। स्केटिंग ऑन आइस, फॉलन इन हिल स्टॉर्म, स्केट करना नहीं बेटा, ये नहीं होगा। चलिए, मेरी कोशिश ये है बेटा, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाए, इधर उधर की बातें कम हो, सीधा अप टू द मार्क बातें हों। बाकी आप सब जानते हो कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। ही इज़ रिच एंड फेमस एंड एक्सपेक्ट एवरी वन टू डैश ऑन हिम। वो इतना ज़्यादा रिच है, इतने ज़्यादा फेमस है, और इस वजह से सभी लोग क्या करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। जैसा वो बोलेगा उसी के हिसाब से चीज़ें होने लगेंगी। यानी अपन लोगों को वो अपनी उंगलियों पे नचा सकता है। किस पे नचा सकता है, उंगलियों पे नचा सकता है। तो ऐसे वाले ऑप्शन के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं, देख लीजिए। इसमें बोलते हैं हाजिरी बजाना। पहला जो वर्ड है डांस अटेंडेंस, का मतलब क्या होता है, हाजिरी बजाना। हाजिरी बजाना, हाजिरी बजाने का मतलब क्या होता है, मतलब किसी दूसरे के नाम के दूसरे के हिसाब से डांस करना, डांस अटेंडेंस कहलाता है। उंगलियों पे नाचना, यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, टैप डांस लाइक मैड, पागलों की तरह नाचना नहीं। डेड डक, अब डेड डक का मतलब क्या होता है, एकदम बेकार। एकदम बेकार कोई चीज़ हो तो डेड डक कहलाता है। ठीक है। गिव अ सॉन्ग एंड डांस, एक गाना दिया जाए और नाचे, नहीं बेटा, तीनों नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आपको क्या बताना है, 9 में आपको फीमेल बताना है। किसका फीमेल बताना है वो देख लीजिए। फीमेल ऑफ हॉर्स। फॉक्स होती है लोमड़ी, फॉक्स होती है लोमड़ी। रूस्टर होता है मुर्गा। रूस्टर क्या होता है बेटा, रूस्टर हमारे पास में क्या होता है, मुर्गा होता है। ठीक है। मेयर का मतलब क्या हो जाता है, घोड़ी। मेयर का मतलब क्या होता है बेटा, घोड़ी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में लास्ट, डो। डो का मतलब क्या होता है, जो जो बतख होती है हमारे पास में, कैसी बतख, जो लेटी बतख होगी। सॉरी, लेडी बतख नहीं, मादा हिरण होगा। क्या हो जाएगा, मादा हिरण अगर आपके पास होगा तो वो डो में आ जाता है। अभी हमको क्या चाहिए, फीमेल हॉर्स बताना है। फीमेल हॉर्स के लिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। 10 वाला क्वेश्चन क्या दे रहा है, 10 वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत आसान आ गया बेटा। आपको होमोनियम्स बताना है वर्डों का। द चिल्ड्रन इंजॉयड वेरी मच, चिल्ड्रन ने क्या किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। क्या उन्होंने डर को इंजॉय किया,
क्या उन्होंने किसी फीर का मतलब क्या होता है, मुक्का मारना किसी को। अच्छा, इसका मीनिंग अभी तक मिला नहीं है, आप लोग ढूंढ के बताना कि ये वाले वर्ड का क्या मीनिंग है। फेयर का मतलब होता है मेला, तो बच्चों ने क्या एंजॉय किया होगा, मेला एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कुछ ऑप्शन नंबर 3 का मीनिंग मेरे को कमेंट में लिख के बताएं क्या होगा इसका मीनिंग। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। 11 पर आइए, 11 क्या कह रहा है, एक्सेप्ट बताना, होमोनियम्स बताना है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्वीकारना, एग्री हो जाना। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, को छोड़कर, यानी उसने मुझको छोड़कर सबको बुलाया, ही इनवाइटेड एवरीवन एक्सेप्ट मी। एसेंट का मतलब क्या होता है, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, है ना, सहमति भी होता है। एसेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा ये वाला एसेंट नहीं होगा, इस एसेंट का मतलब होता है उच्चारण, ये वाला एसेंट अलग है, मैं दूसरा समझ लिया। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, स्किल्ड होता है। और एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, आशा होता है किसी चीज़। तो अभी हमको क्या करना है, इसका नियरेस्ट होमोनियम, इसका ऐसा कौन सा वर्ड है जो बिल्कुल उसके पास में ही बोला जाता है बेटा, तो सबसे नियरेस्ट होता है एक्सपेक्ट। कौन सा वाला आ जाएगा इसमें 11 में बेटा, नियरेस्ट होमोनियम बोला गया है, तो स्वीकारने के लिए हमारे पास में सबसे नियरेस्ट क्या हो जाता है, एक्सपेक्ट हो जाता है। इसके 3 ग्रुप हैं बेटा, एक तो एक्सेप्ट आता है और एक एक्सेप्ट आता है, ये दोनों एक दूसरे के पास में माने जाएंगे। बढ़े हैं अब आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर अगर देखा जाए ना, इन्होंने क्वेश्चन कैसा बना दिया है, होमोनियम्स तो जरूर लिखा है, अगर ये साथ में थोड़ा सा ऐसे लिख देते ना, होमोनियम्स प्लस एंटोनियम्स, तो ये आंसर ना बहुत अच्छा होने वाला था। क्योंकि देखो एक्सेप्ट का मतलब स्वीकारना हो गया, और एक्सपेक्ट का मतलब होता है छोड़ना होता है, तो ऐसा कुछ आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट बन जाता अगर ये होमोनियम्स प्लस सिनोनिम्स लिख देते तो। ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसा लिखा नहीं है, इन्होंने फिर की क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 11। आंसर आपका क्या रहेगा, एक बार कंफर्म कर देता हूं मैं आंसर को, लास्ट बच्चों को कोई डाउट ना हो। ऑप्शन नंबर 1, अरे रे 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 रे, पढ़ाने दो कंप्यूटर महाराज, बस बस थोड़ा सा रुक जाओ, बस 5 मिनट, अभी फिनिश करता हूँ बस मैं। 1, ठीक है, चले। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए, 12 कैसे काम करेगा, दे यूजली एलिगी दैट देयर इज अ डिले इन प्रोक्योरिंग द स्टेशनरी ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर। अच्छा, दे के साथ में ये लगा है भैया, वर्क की फर्स्ट फॉर्म सही लगी है, देर के साथ में इज लगा है, यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है, इन प्रोक्योरिंग इनके बाद में वर्क की फोर्थ फॉर्म आ रही है, स्टेशनरी मतलब यहाँ पे किताबें हैं, ड्यू टू फॉल्ट परचेजेस, नो एरर। आई थिंक देर इज़ नो एरर, कोई एरर नहीं है गिवन सेंटेंस के अंदर। फिर भी अगर किसी को कोई एरर मिल जाए, एक्चुअली एसएससी की तैयारी करते करते हमारे दिमाग में बहुत एरर बन गई हैं, आप इसमें एरर निकाल ही लोगे, 100% भरोसा है मेरे को। अगला देखिए, ही इज़ नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एक्सपेंसिव कार। तो देखिए मैं कई बार बोल चुका हूँ बेटा, आप आर्टिकल चैप्टर को प्लीज़ घर से अच्छे से पढ़ लीजिए। आ से लेके अंघा तक आएगा तो एन लगाएंगे, और का से लेके ज्ञा तक आएगा तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ये इसका तरीका है। एक्सपेंसिव में देखिए एक ही आवाज़ आ रही है, जो कि आ से लेके अंघा तक एक स्वर होता है, इसके लिए हम यहाँ पर ए का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, एन का। तो कौन से वाले ऑप्शन में एरर है बता दीजिए, सी वाला टिक लगेगा, कौन सा ऑप्शन लगेगा, सी। देखो सी किस में है, 1 वाले में, ये हमारा आंसर होगा। एक ही जगह क्या करेंगे हम लोग, एन का यूज़ करेंगे। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। 14 वाले में आपको क्या करना है, जो इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्वेश्चंस की तरफ पे देख लेते हैं, ट्रेडिशनल की स्पेलिंग यहाँ पर और यहाँ पे दोनों जगह सही है। पीपल आर यूज टू यूजिंग कैलेंडर, कैलेंडर की स्पेलिंग देख लेते हैं। कैलेंडर की स्पेलिंग में यहाँ पर ई नहीं आता है, किसका यूज़ किया जाता है, ए का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर आंसर। बाकी स्पेलिंग भी चेक कर लेते हैं। एक्टिविटीज़ की स्पेलिंग यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। हाउस होल्ड की भी स्पेलिंग सही है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 वाला क्या कह रहा है, इसमें भी इनकरेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछा गया है। एजुकेशन की स्पेलिंग यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है। प्लेज अ क्रूशियल, क्रूकल नहीं होगा बेटा, क्या होता है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 क्रूशियल रोल। क्रूशियल रोल का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण किरदार इन ब्रेकिंग द साइकिल पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पे ब्रेकिंग की स्पेलिंग यहाँ तो सही लिखी है, साइकिल को ब्रेक करना, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग ब्रेकिंग की ये वाली नहीं आएगी, ठीक है। रोकना, फिर पॉवर्टी, यहाँ पे प्रोवर्टी कर दिया है, प्रोवर्टी नहीं, क्या करना है, पॉवर्टी। जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, क्रूशियल ही आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए, 16 वाला क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर जब हम 16 को करते हैं डिस्क्राइब, तो लिखा हुआ था क्वेश्चन वाज रेज्ड फॉर डिस्कशन बिफोर द मेंबर ड्यूरिंग द असेंबली सेशन। भैया असेंबली सेशन के समय कुछ प्रश्न उठाए गए थे मेंबर्स के सामने, है ना। असेंबली के समय कुछ प्रश्न उठाए गए थे सामने। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, कम ऑफ का मतलब क्या था, उतर आना। क्या होता है, किसी चीज़ से अगर जैसे एरोप्लेन में है, हवाई जहाज में, वहाँ से नीचे उतर कर आ गए तो उतर आना। कम राउंड का मतलब क्या होता है, आसपास आना। कैसा आना, आसपास आना। कम आउट का मतलब क्या होता है, बाहर आना। फिर दिया हुआ है कम अप यानी ऊपर आना। तो अभी हमारे पास में क्या आंसर होना चाहिए बताइए, वो डिस्कशन से कैसे आ गए, ऊपर आ गए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। 17 वाला किससे रिलेट करता है, 17 वाला बेटा, करेक्ट सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस टू फॉर्म द फॉलोइंग ऑप्शन। अब बेटा यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया, आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से एक्टिव वॉइस कौन सा है भैया, करेक्ट एक्टिव वॉइस कौन सा है। देखिए पेसिव वॉइस में आता है बीन, ये तो नहीं होगा। सैड टू आ गया, इन्वर्टेड कॉमा आ गया, ये नरेशन में आता है, ये नहीं होगा। आर के साथ में बीइंग आ रहा है, ये पेसिव वॉइस में आ रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि वही एक्टिव वॉइस का एक पैटर्न है जो फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये नया तरीका आया था आपकी बार पेपर के अंदर। अगला देखिए भैया क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, वर्ब सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, द टीचर दिया हुआ है हमारे पास में ऑब्जेक्ट, और ये इसको आप एज ए अदर वर्ड मान लीजिए। करना क्या है, पहले किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की, फिर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वाज या वर्ब। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, सॉरी 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 अपने शब्दों को वापस लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय देन सब्जेक्ट। अब क्या करना है, सेकंड फॉर्म किस में बदलती है, बस इतना देखो, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म में बदलती है। शुरू हो जाइए। अगर आप इसका आंसर लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे, जल्दी बता दीजिए, जस्ट आप रीड कीजिए इसको। वाज कहाँ पर है, पहले तो वो ढूंढो भैया। वाज के बाद में थर्ड फॉर्म कहाँ है, वो ढूंढ लो। वाज आ रहा है, वाज के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। 19 वाला जो क्वेश्चन है आपके पास में सेंटेंस अरेंजमेंट से है, जिसको जंबल ऑर्डर बोला जाता है। और 19 वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कैसे करना है, ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे। ए एक बार रिपीट हो रहा है, ए सी एक बार आ रहा है, बी और बी दो बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये बात कंफर्म है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होने वाली है, बी से होने वाली है। रिसेंटली द मेडिसिन रिसर्चर, recently the medicine researcher Wendy Levishans recorded the hundreds of the conversation between a group of the physician and their patient। तो बोला गया है कि वेंडी लेविशंस नाम के एक रिसर्चर थे, उन्होंने कई सारे कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की गए फिजिशियन और उनके पेशेंट्स के बीच में। फिर क्या किया उन्होंने, फिर डी किया। रफली हाफ ऑफ द डॉक्टर, अगर देखा जाए तो करीब आधा डॉक्टरों ने हैड नेवर बीन स्यूड, जो आधे डॉक्टर थे उन पे कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में दिया गया है द अदर हाफ बीन स्यूड एटलीस्ट ट्वाइस, और सॉरी आधे लोगों पे ध्यान दिया गया। फिर अगला वाला कौन सा है कि कम से कम 2 बार इन पे, आधे डॉक्टरों पे 2 बार रिसर्च किया गया। लेविशन फाउंड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दोज कन्वर्सेशन शी कुड नॉट फाइंड क्लियरली बिटवीन द टू ग्रुप। जब उसके बीच में कन्वर्सेशन हुई तब वो ये नहीं पता कर सके कि दो ग्रुप के बीच में क्या, क्लियरली पता नहीं कर सके कि दो ग्रुप के बीच में क्या अंतर था। द सर्जन हु नेवर बीन श्यूड स्पेंट मोर देन द 3 टाइम लोंगर विद ईच पेशेंट देन दोज हु हैड बीन श्यूड डिड। देखिए भैया सर्जन्स क्या करते हैं, जब सर्जरी करते हैं वो ज़्यादातर समय क्या किस में से नहीं बिताते हैं, पेशेंट के साथ में नहीं बिताते हैं। तो ऐसे डॉक्टर जिन्होंने पेशेंट्स के साथ में कम समय बिताया उनके पास में कम जानकारी होगी, ऐसे डॉक्टर जिन्होंने ज़्यादा समय बिताया उनके पास में पेशेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 वाला क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है, 20 वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास में बेटा वो भी हमारे पास में स्पॉटिंग एरर से रिलेट कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में देख लीजिए, सबसे पहले तो जहाँ पर ईयर मेंशन हो उन दो सेंटेंस को थोड़ा सा टारगेट करके चला करें। यहाँ पे ईयर मेंशन है, यहाँ पर भी ईयर मेंशन है। अब इन दोनों में से गारंटेड है कि एक क्वेश्चन हमारे पास में बनने वाला है। तो या तो डी से सेंटेंस शुरू होगा या ए से शुरू होगा, बी और सी को तो कैंसिल कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ से ए से द हार्ट, डी से देखते हैं द हार्ट डिजीज एंड द डिप्रेशन बोथ स्ट्रेस डिजीज आर गोइंग टू द रैंक 1 फर्स्ट एंड सेकेंड।
तो भैया हार्ट डिजीज़ और डिप्रेशन को हम रैंक 1 और रैंक 2 दे सकते हैं। अब आगे देखिए, अचानक से रैंक 1 रैंक 2 कैसे दे दोगे? आपको पहले उसके बारे में पढ़ना तो पड़ेगा भैया, पहले कोई रिसर्च तो होगी, पहले तो कुछ होगा तो सही। इन स्टडी स्पॉन्सर्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भैया एक स्टडी किया गया है किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कैरिड आउट बाय द हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये कहाँ पे किया गया था? हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में किया गया था। द ग्लोबल बर्डन इंजरी, इसमें क्या बताया गया? विश्व के ऊपर जो दबाव बन रहा है, जो इंजरी और जो चोट लगी है, इंडिकेटेड दैट द स्ट्रेस डिजीज एंड एक्सीडेंट्स आर गोइंग टू बी किलर इन 2020। 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा घातक जो हथियार बन सकता है या जिसके कारण मृत्यु हो सकती है, वो किसके कारण हो सकती है? स्ट्रेस डिजीज के कारण हो सकती है। फिर आएगा उसके बाद में भैया, ए के बाद में फिर क्या रखोगे? डी रखोगे। तो जब डी रखोगे तो क्या करोगे? द हार्ट डिजीज एंड डिप्रेशन, कौन कौन सी बीमारियां हार्ट डिजीज और डिप्रेशन के कारण आदमी क्या हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है, और ये रैंक 1 और रैंक 2 के अंदर सेकंड इन 2020। ठीक है, तो पहले रैंक पर किसको कर सकते हैं भैया? हार्ट डिजीज। दूसरे रैंक पर कौन हो रहा है? डिप्रेशन हो रहा है 2020 के अंदर। अब आ जाएंगे नंबर 3 पर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर गोइंग टू बी द थर्ड, और तीसरा कारण क्या है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है लार्जेस्ट किलर। और नंबर 4 पर आ जाते हैं, दीज एक्सिडेंट्स आर आल्सो एन इंडिकेटर ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस इन फास्ट मूविंग सोसाइटी, ये क्या कर रहे हैं? मानसिक और सामाजिक रूप से तनाव कर रहे हैं हमारी इस तेज चल दौड़ती भागती जीवन के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए लास्ट सेक्शन पर आ जाते हैं, तो जल्दी जल्दी इसको भी कंप्लीट करते हैं भैया, इसको देखते हैं। द चैलेंज इन मद्रास हाई कोर्ट टू द इमरजेंसी एरा शिफ्टिंग ऑफ द एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट एजुकेशन को हमने किससे शिफ्ट कर दिया है? हम लोगों ने मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया जिसके अंदर उन्होंने स्टेट लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया भैया? इस कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की, और वो जो तब्दीलियाँ की उससे क्या हुआ? डैश अ फुटाइल एक्सरसाइज टर्निंग बैक द क्लॉक, ये उनके लिए क्या हो गया? एक बेकार फैसला हो गया समय को बदलने का। 46 ईयर हैव पास्ड, 46 साल बीत चुके हैं। डैश द, अच्छा यहाँ से देखेंगे, 46 साल बीच 46 ईयर हैव पास डैश द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42 पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कितना हो गया है बेटा? 46 ईयर बीत चुके हैं। तो बेटा देखिए टाइमिंग की बात है, टाइमिंग के लिए क्या आएगा? सिंस आएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, इन दिस पीरियड, इस समय बोला गया द एजुकेशन सेक्टर हैज़ बीन फार टू मैनी चेंजेस, इस समय एजुकेशन सेक्टर के अंदर कई सारे बदलाव हो रहे हैं, एंड मोस्ट कैन नॉट बी, और कई सारे ऐसे एजुकेशन सेक्टर हैं जिनका अभी हम बदल नहीं सकते हैं, रिवर्स्ड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या बोल रहा है? फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, अ कॉमन नेशनल मेडिकल टेस्ट, एक कॉमन नेशनल मेडिकल टेस्ट है, नाउ अलाउज स्टूडेंट द ईज ऑफ अपेयरिंग फॉर द जस्ट वन एग्जाम इंस्टेड ऑफ मल्टीपल वंस कंडक्टेड बाय द ईच स्टेट। अब क्या होता है, सब लोगों के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, मेडिकल एग्जाम होता है, सब लोगों के लिए कॉमन होता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि पहले हर स्टेट का अलग अलग होता था, मध्य प्रदेश के अलग कराएंगे, यूपी के अलग कराएंगे, ऐसा नहीं, अब सबका एक कॉमन एग्जाम कर दिया है इस पैराग्राफ के हिसाब से। स्टेट्स विल इंजॉय, अब स्टेट्स को भी क्या हो जाएगा? आराम हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलेपन को एंजॉय करेंगे, वो उसके लचीलेपन को एंजॉय कर रहे हैं, टू ऑपरेट देयर ओन यूनिवर्सिटी स्कूल एंड एजुकेशन सिलेबस। ठीक है, तो वो लचीलापन आ गया भैया, सब लोगों के लिए एक समान हो गया, इधर उधर नहीं दौड़ना। अब देखो, अब कुछ चीज़ें और भी बदल रही हैं। प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो फ्लोरिशिंग इन द एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर भी क्या है? एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा है। एंड द पॉलिसी मेकर टिंकर एट ऑल लेवल गोज ऑन, यूजीसी इज रिकंस्ट्रक्टिंग यूजी पीजी एंड डॉक्टर प्रोग्राम, और क्या कर रहे हैं पॉलिसी मेकर जो हैं वो यूजी, वो भी नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। यूजी के जो प्रोग्राम हैं उन यूजीसी क्या कर रही है अपने प्रोग्राम में, यूजी पीजी डॉक्टर प्रोग्राम्स को भी क्या कर रही है? दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। स्टेट्स आर ट्राइंग आउट टू क्लस्टरिंग ऑफ द स्कूल्स क्लोजिंग डाउन द स्मॉल स्कूल्स, अब स्टेट भी क्या कर रहा है? छोटे वाले स्कूलों को बंद करके अच्छे लेवल के स्कूलों को तैयार कर रहा है। इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश इज टू सीम्स टू हैव लॉस्ट द फेवर एट द सेंटर इवन दो सोसाइटी इज डैश हेडेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। भैया क्या हो रहा है? जो इंग्लिश के इंस्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और जिसके कारण हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रही है।
ठीक है, क्योंकि जैसे इंग्लिश है, हम क्षेत्रीय भाषा को भूलते जा रहे हैं। बट द मूच पॉइंट इज नो वन एंटिटी कैन क्लेम completely कंट्रोल, इट इज़ अ डाइवर्स इकोसिस्टम, फार मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज देन लोकेटिंग द एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टेक्स्ट। देखिए भैया, इसके अंदर बोला गया कि केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल एक आइडेंटिटी के चक्कर में ही हम सारी चीज़ों को बदल देंगे, वो एक मुख्य कारण नहीं है। हमारी रोज़ आइडेंटिटियाँ बदलती हैं, हम चीज़ों के अंदर से एजुकेशन के अंदर सुधार करते हैं, बढ़ते हैं, करते हैं। इधर पे वर्ड आएगा इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब होता है अटल रूप से। क्या होता है? अटल रूप से या अटल से। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में इतना ही था। लास्ट आपको आंसर बता दिया है। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।